Hey everyone, this is मुस्कान जैन and welcome back to your favorite channel Magnet Brains, जो आपको प्रोवाइड करता है किंडरगार्टन से लेकर क्लास 12 तक हर क्लास हर सब्जेक्ट के लिए क्वालिटी एजुकेशन, वो भी फ्री ऑफ कॉस्ट। जी हाँ, किसी भी क्लास किसी भी सब्जेक्ट को पढ़ने के लिए आपको यहाँ कोई पेड सब्सक्रिप्शन नहीं लेना होता है। कंप्लीटली फ्री एजुकेशन आपको प्रोवाइड की जा रही है, चाहे आपका कोई भी बोर्ड हो, आप आसानी से यहाँ पढ़ सकते हो। कंप्लीट कोर्स आपको मिलेगा विद एक्सप्लेनेशन, विद प्रैक्टिस क्वेश्चंस। ओके, इसके अलावा आप अवेल कर सकते हो ई बुक्स एंड ई नोट्स को भी, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है, और वहीं पर आपको मिल जाएंगे लिंक सैंपल पेपर्स के भी, प्रीवियस ईयर पेपर्स के भी और एडिशनल पेपर्स के भी। ठीक है, चलो स्टार्ट करते हैं हम आज की कहानी, जिसमें हम स्टार्ट करने वाले हैं एक नया चैप्टर विच इज द लास्ट चैप्टर ऑफ योर ह्यूमन फिजियोलॉजी। लास्ट चैप्टर क्या है? केमिकल कोऑर्डिनेशन एंड इंटीग्रेशन। इस केमिकल कोऑर्डिनेशन एंड इंटीग्रेशन चैप्टर में आपको क्या करना है? सबसे पहले तो जैसे हम सारे ही चैप्टर्स को स्टार्ट करते हैं, बिल्कुल वैसे ही स्टार्ट करेंगे और देखेंगे इस चैप्टर का इंट्रोडक्शन, मतलब इसके जो मेन टॉपिक्स हैं, जिन हेडिंग्स को हम इस चैप्टर में कवर करने वाले हैं, सबसे पहले हम उन्हें देखेंगे। देन हम करेंगे क्या? देन हम देखेंगे इसके कुछ टॉपिक्स को आज इस लेक्चर में, देन नेक्स्ट लेक्चर में हम इन चीजों को कंटिन्यू करेंगे। राइट, तो देखो, ह्यूमन एंडोक्राइन सिस्टम जो कि बहुत बड़ा टॉपिक है, जिसमें आपको बहुत सारे, ठीक है, बहुत सारे ऐसे पार्ट्स, ऐसी ग्लैंड्स के बारे में पढ़ना है कि जो क्या करती हैं, बहुत सारे हार्मोन्स को सिक्रीट करती हैं। आपकी बॉडी में जितनी भी ग्लैंड्स, ठीक है, जितनी भी ग्लैंड्स, जो भी ऑर्गन्स हार्मोन्स को सिंथेसाइज करते हैं, रिलीज करते हैं, सिक्रीट करते हैं, ऐसे सारे ऑर्गन्स, सारे पार्ट्स के बारे में आप इस टॉपिक के अंदर पढ़ते हो, विच इज द एंडोक्राइन सिस्टम। केमिकल कोऑर्डिनेशन इसे हम क्यों कह रहे हैं? क्योंकि ये सब क्या है, अगर आप ब्रॉड व्यू में देखो तो ये सब क्या है? हार्मोन्स, एंजाइम्स, ये सब चीजें क्या हैं? तो ये सारे ही केमिकल्स ना, और इन सारे केमिकल्स का कोऑर्डिनेटेड जो एक फंक्शन होता है, जिस तरीके से ये इंटीग्रेटेड फंक्शन को दिखाते हैं, इसी से, ठीक है, आपकी बॉडी की सारी प्रोसेसेस, सब कुछ क्या होता है? रेगुलेट होता है। चाहे आपका कोई भी सिस्टम हो, अभी तक ह्यूमन फिजियोलॉजी में आपने सारे सिस्टम्स को पढ़ा, और उन सारे सिस्टम में लास्ट में जो चैप्टर का एक टॉपिक हुआ करता था, वो हमेशा सेम था, हार्मोनल रेगुलेशन ऑफ दिस सिस्टम। फॉर एग्जाम्पल, हार्मोनल रेगुलेशन ऑफ रेस्पिरेटरी सिस्टम, हार्मोनल रेगुलेशन ऑफ सर्कुलेटरी सिस्टम, हार्मोनल रेगुलेशन ऑफ एवरी सिस्टम। क्योंकि हमारी बॉडी के सारे सिस्टम्स को हार्मोन्स कहीं ना कहीं से, किसी ना किसी तरीके से रेगुलेट कर रहे होते हैं। ठीक है, तो बस वही, ये जितने भी सारे हार्मोन्स इतने दिन से सुनते आ रहे हो, सारे सिस्टम सारे चैप्टर्स में सुनते आ रहे हो, आज आपको समझना है कंप्लीटली कि एट लास्ट अगर आप देखना चाहो तो कितने ऐसे पार्ट हैं, कितने ऐसे ऑर्गन्स हैं जो हार्मोन्स को सिक्रीट कर रहे हैं, रिलीज कर रहे हैं, और उनकी वजह से हमारे सिस्टम्स रेगुलेट हो रहे हैं। ठीक है, तो आज सारे हार्मोन्स की कहानी हमें पढ़ डालनी है, आज ही पूरी नहीं पढ़नी है, टुकड़ों में पढ़ेंगे। चलो जल्दी से देख लेते हैं अपन इंट्रोडक्शन। ठीक है, कौन कौन से टॉपिक्स हैं, किस तरीके से अपन इस चैप्टर को पढ़ने वाले। ओके, चलो फटाफट से स्टार्ट करते हैं लेक्चर को। देखते हैं सबसे पहले टॉपिक्स। तब तक आप लोग क्या करोगे, जैसे जैसे लेक्चर स्टार्ट होता जाएगा भाई, हम डूब जाते हैं फ्लो में हमारे, तो सबसे पहले क्या कर दोगे पहली फुर्सत में कर दो सेशन को लाइक और शेयर कर दो सारे दोस्तों के साथ। ठीक है, लिंक शेयर कर देंगे अपने सारे ग्रुप्स में। चलो देखो भाई देखो, एंडोक्राइन ग्लैंड्स एंड हार्मोन्स, ठीक है, इनके बारे में आपको समझना है कि एंडोक्राइन ग्लैंड्स क्या होती हैं, क्या है इस टर्म का मतलब, एंडोक्राइन ग्लैंड क्या मतलब है इसका, हार्मोन्स का इससे क्या लेना देना है, क्या नाता है, ये समझोगे। फिर ह्यूमन एंडोक्राइन सिस्टम क्या है, उसमें कौन कौन से पार्ट्स, कौन कौन से ऑर्गन्स, कौन सा किस हार्मोन को सिक्रीट करता है, कहाँ करता है, फिर उस हार्मोन से क्या फंक्शन होता है, ये सारी चीजें आप समझोगे। ठीक है, ह्यूमन एंडोक्राइन सिस्टम आपका थोड़ा लेंथी टॉपिक है, क्योंकि इसमें ही आप बॉडी के सारे ऑर्गन, सारे ग्लैंड, सारे के सारे सबके बारे में समझोगे, जो जो हार्मोन रिलीज करते हैं। ठीक, एंड देन आप समझोगे एक सेपरेट टॉपिक के अंदर, यहाँ आप बहुत सारे, ठीक है, ऑर्गन्स के बारे में पढ़ोगे, जैसे आपका थाइमस, पीनियल ग्लैंड, पिट्यूटरी ग्लैंड, हाइपोथैलेमस, राइट, सबके बारे में समझोगे यहाँ पर। देन यहाँ पर स्पेशली आप पढ़ोगे हार्ट, किडनी
और गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल ट्रैक्ट के हॉर्मोन्स के बारे में। ये एक स्पेसिफिक टॉपिक हो गया सिर्फ इन तीन के हॉर्मोन्स को पढ़ने के लिए, ठीक है। और बाकी के सारे यहां पर, ओके। देन हार्मोन एक्शन का मैकेनिज्म, जब पूरे चैप्टर में आप ये पढ़ लोगे कि हार्मोन्स कहां से, कौन से, किस ग्लैंड से रिलीज होते हैं, तो लास्ट में आप ये समझोगे कि ये हार्मोन्स अपना फंक्शन परफॉर्म कैसे करते हैं, ठीक है। इनका एक्शन करने का जो भी मैकेनिज्म है, जैसे आपने समझा था कि नर्व इंपल्स, राइट, तो मैकेनिज्म ऑफ नर्व इंपल्स आपने समझा था कि वो कैसे कंडक्ट होती हैं, कैसे ट्रांसमिट होती हैं, कैसे एक्शन पोटेंशियल जनरेट होता है, इंपल्स जनरेट कैसे होता है, राइट। तो ये सारी चीजें आपने वहां भी समझी थी कि जनरेट कैसे हो रहा है, कंडक्ट कैसे हो रहा है, ठीक है, कैसे ट्रांसमिट हो रहा है। तो वैसे ही यहां भी आपको मैकेनिज्म समझना है कि ये हार्मोनल एक्शन चलता कैसे है आपकी बॉडी में, ठीक है। सारे सिस्टम से रिलेटेड है, पर चलता कैसे है, हार्मोन्स कैसे एक्ट करते हैं, तो मेथड ऑफ या मैकेनिज्म ऑफ हार्मोन एक्शन, ये एट लास्ट आप देखोगे और बस इसी तरीके से आपका चैप्टर डन हो जाएगा, ठीक है। हार्मोन से रिलेटेड आपको इतना पढ़ना है। इसके अंदर बहुत सारे ग्लैंड्स और बहुत सारे ऑर्गन्स आएंगे जिनको आप समझोगे, यहां पर स्पेसिफिकली आप इन तीन को पढ़ोगे, ठीक है। चलो, तो आज हम देखने वाले हैं चैप्टर का इंट्रोडक्शन, फिर समझने वाले हैं एंडोक्राइन ग्लैंड्स और हार्मोन्स का क्या लेना देना है, क्या है ये टर्म्स, फिर फटाफट से स्टार्ट, ये दोनों बहुत छोटी छोटी चीजें, फिर हम फटाफट से स्टार्ट करने वाले हैं ह्यूमन एंडोक्राइन सिस्टम को, जिसमें आज हम पढ़ने वाले हैं किस किस को, आज हम पढ़ेंगे हमारी मास्टर ग्लैंड, पिट्यूटरी ग्लैंड के बारे में और हाइपोथैलेमस के बारे में, जिसके बारे में जस्ट अभी आप पढ़कर आए हो। कहां पर मैम, अभी तो पढ़ा था हमने न्यूरल कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन के अंदर कि हमारे ब्रेन का कौन सा हिस्सा, फोर ब्रेन का क्या, फोर ब्रेन में सेरिब्रम के बाद हमने पढ़ा था थैलेमस एंड हाइपोथैलेमस, और वहीं पर लोकेटेड थी, हाइपोथैलेमस के बिल्कुल पास लोकेटेड थी हमारी मास्टर ग्लैंड, पिट्यूटरी ग्लैंड। इन दोनों के बारे में आज आपको पढ़ना है, हाइपोथैलेमस एंड मास्टर ग्लैंड, पिट्यूटरी ग्लैंड। क्लियर है? हाइपोथैलेमस और पिट्यूटरी, इन दोनों के बारे में आज पढ़ेंगे अपन, इसके अंदर रिमेनिंग पढ़ेंगे नेक्स्ट पार्ट में, ठीक है। चलो स्टार्ट करते हैं, आ जाओ। इंट्रोडक्शन में फटाफट से देख लेते हैं कि चैप्टर के बारे में आपको एनसीईआरटी ने क्या क्या बताया है, ठीक है। एनसीईआरटी ने आपको इस चैप्टर के बारे में क्या क्या बताया, फटाफट से ये देख लेते हैं, फिर अपने टॉपिक्स पर आते हैं। ओके, चलो रेडी हो? देखो भाई, you have already learned that the neural system provides a point-to-point rapid coordination among organs. ठीक है, आपने ऑलरेडी ये पढ़ा हुआ है कि जो न्यूरल सिस्टम है ये क्या करता है, बिल्कुल पॉइंट टू पॉइंट रैपिड कोऑर्डिनेशन दिखाता है ऑर्गन्स के बीच में, सारे ऑर्गन्स के बीच में, राइट, सारे ही ऑर्गन्स के बीच में इसका बिल्कुल पॉइंट टू पॉइंट और रैपिड कोऑर्डिनेशन चलता है। इतना रैपिड कोऑर्डिनेशन चलता है कि आप सोचते हो, मतलब आपने यही पढ़ा है ना न्यूरल कोऑर्डिनेशन में, कि आपकी बॉडी का कोई भी ऑर्गन हो, चाहे वो ब्रेन से कितना भी दूर हो, फर्क नहीं पड़ता। आपने सोचा कि आपको अपने पैर के थंब को मूव करना है और आप कर देते हो। मैं इस बात को पूरा कहूंगी भी नहीं उससे पहले, बस मैं सोचूंगी और मैं मूव कर दूंगी, राइट। तो ऑर्गन कोई भी हो, कितना भी डिस्टेंटली लोकेटेड हो, क्या होगा, मूवमेंट उतना ही रैपिड होगा। किसी भी ऑर्गन को, किसी भी पार्ट को आप सोचो कि आपको मूव करना है, आप तुरंत कर दोगे, राइट। सोचोगे, कहोगे, इतना वक्त नहीं लगता। तो कोऑर्डिनेशन और इसका रिएक्शन, इसका मूवमेंट, इसका एक्शन जो है वो बहुत ही रैपिड है। पढ़ लिया ना इतना तो हमने, बस वही देखो, आगे बढ़ते हैं वहीं से कहानी में। न्यूरल कोऑर्डिनेशन बहुत फास्ट होता है लेकिन बहुत शॉर्ट लिव्ड भी होता है, हाँ पता है हमें, राइट। न्यूरल कोऑर्डिनेशन बहुत फास्ट होते हैं लेकिन बहुत ही शॉर्ट लिव्ड होते हैं। As the nerve fibers do not innervate all cells of the body and the cellular functions need to be continuously regulated, a special kind of coordination and integration has to be provided. क्या मतलब हुआ इस बात का, एक बार फिर से समझो। जैसे कि जो नर्व फाइबर्स हैं, ठीक है, ये सारी की सारी जो बॉडी की सेल्स हैं सब तक नहीं होते, एंड सब तक नहीं होते मतलब हर एक सेल तक नहीं होते। टिश्यूज, ऑर्गन्स तक की रीच है, पर एक एक सेल के साथ थोड़ी ना नर्व कनेक्टेड है। टिश्यू है, ऑर्गन है, बट एक एक सेल तक नर्व कनेक्टेड नहीं है। टिश्यू लेवल पर, ऑर्गन लेवल तक है,
ठीक है, ये नहीं कहना है, इस बात का मतलब ये नहीं निकालना है कि नर्व सब जगह नहीं है भाई, बिल्कुल है, लेकिन टिश्यू लेवल, ऑर्गन लेवल तक है। अब सेल्यूलर लेवल पे अगर हम बात करें तो सारी सेल्स तक नहीं है, ठीक है, ईच एंड एवरी सेल ऑफ द बॉडी तक बिल्कुल नर्व्स बिल्कुल उसके अंदर इनोवेट हो रही होंगी, बिल्कुल उसके अंदर से नर्व्स जा रही हैं, वेन्स जा रही हैं, ऐसा नहीं है। तो ऐसे केस में सेल्यूलर लेवल पर जो हमारे सेल्यूलर फंक्शंस को भी कंटिन्यूअसली रेगुलेट करने की जरूरत है, तो उन्हें रेगुलेट करने के लिए एक और स्पेशल मैकेनिज्म हमारी बॉडी में पाया जाता है, और वही स्पेशल मैकेनिज्म आपका यहां पर आप पढ़ने वाले हो। न्यूरल कंट्रोल तो पढ़ ही चुके हो, लेकिन न्यूरल कंट्रोल से यहां पर नीड कैसे आई आप उसे रिलेट करो। जो प्रीवियस चैप्टर आपने पढ़ा न्यूरल कंट्रोल, उससे हार्मोनल कंट्रोल की नीड क्यों निकल कर आई, क्योंकि न्यूरल कंट्रोल जो है वो ईच एंड एवरी सेल ऑफ द बॉडी तक जो है वो पहुंचा हुआ नहीं है। कहां तक सीमित है ये, कुछ सेल्स, ठीक है, टिश्यू लेवल, ऑर्गन लेवल तक सीमित है। अब बात करें अगर हम हर एक सेल की, तो उसे भी रेगुलेट करने के लिए क्या चाहिए, कंटिन्यूअस रेगुलेशन उसको भी चाहिए, उससे भी किसी ना किसी का कंटिन्यूअसली टच में रहना जरूरी है। कोई तो हो जो उसे भी लगातार उसकी एक्टिविटीज को मॉनिटर कर रहा हो। कौन होगा, तो उसके लिए, ठीक है, इस नीड को फुलफिल करने के लिए पाया जाता है एक और स्पेशल मैकेनिज्म हमारी बॉडी में, और वो क्या है, वो है हार्मोनल कंट्रोल। ठीक है, आप इसे क्या कह लोगे, केमिकल कोऑर्डिनेशन एंड इंटीग्रेशन भी कह सकते हो, या फिर आप सीधे इसे हार्मोनल कंट्रोल कह लोगे। ठीक है, हार्मोनल रेगुलेशन कह लोगे कि इस सेल्यूलर रेगुलेशन को कौन करवा रहा है, हार्मोन्स करवा रहे हैं। ठीक है, सेल्यूलर लेवल पर। अब देखते हैं आगे कहानी में कि ये जो फंक्शन है हार्मोन्स करते हैं। न्यूरल सिस्टम एंड द एंडोक्राइन सिस्टम जॉइंटली कोऑर्डिनेट। तो ये जो हमारा न्यूरल सिस्टम है और जो हमारा एंडोक्राइन सिस्टम है, ये बिल्कुल एक साथ आपस में ऐसे गठबंधन की सरकार बना के, ठीक है, गठबंधन की सरकार बना के ये बिल्कुल एकदम जॉइंटली अपना फंक्शन करते हैं, जॉइंटली अपना फंक्शन करते हैं कि भाई देख, टिश्यू लेवल तक मैं संभाल रहा हूं, कुछ सेल्स तक भी मैं जाता हूं, ऐसा नहीं है कि नर्व्स कहीं नहीं जाती, और सेल्यूलर लेवल पे तुम संभाल लो। ठीक है, तो टिश्यू लेवल तक मैं लाके दे दूंगा चीजें, सेल्यूलर लेवल पे आप समझ लो। ठीक है, तो इस तरीके से इनका फंक्शन बिल्कुल कोऑर्डिनेटेड है, जॉइंटली है। ठीक है, एक साथ चलेगा, और ये क्या करेंगे, हमारी सारी फिजियोलॉजिकल फंक्शंस को कंट्रोल करेंगे, रेगुलेट करेंगे। ठीक है, समझ आई कहानी कि न्यूरल और हार्मोनल का बिल्कुल प्रॉपर एकदम बढ़िया तरीके से ऐसे गठबंधन है, दोनों एक साथ फंक्शन करते हैं। क्यों, क्योंकि दोनों का मोटिव क्या है, दोनों का मोटिव तो यही है कि हमारी बॉडी के सारे, ठीक है, सारे फिजियोलॉजिकल फंक्शंस को क्या करना है, रेगुलेट करना है, कंट्रोल करना है। जिस लेवल तक न्यूरल सिस्टम कर रहा है वहां तक वो कर दे, अगले लेवल पे हार्मोनल कर दे। फंक्शन तो दोनों सेम ही कर रहे हैं ना, राइट? तो दैट इज व्हाई दे आर जॉइंटली कोऑर्डिनेटेड टू परफॉर्म द सेम फंक्शन इन आवर बॉडी। क्लियर है कहानी? बताओ 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 बताओ, जल्दी बताओ। नेक्स्ट टॉपिक स्टार्ट करना है, इंट्रोडक्शन डन। एंडोक्राइन ग्लैंड्स एंड हार्मोन्स को पढ़ना है, इंट्रोडक्शन डन। जल्दी बताओ, क्लियर हो रही है कहानी? फटाफट से कमेंट करो, जल्दी से कमेंट करो, क्लियर है कहानी? चलो, तो अब आपको पढ़ना है एंडोक्राइन ग्लैंड्स और हार्मोन्स के बारे में। देखते हैं इनकी कहानी। एंडोक्राइन ग्लैंड्स और हार्मोन्स के बारे में समझते हैं। यहां पर क्या होता है, देखो ये जो टर्म है ना डक्ट, इसके बारे में ध्यान से समझ लो। क्यों इसके बारे में ध्यान से समझ लो, लैक डक्ट लिखा है मैम वहां पर। देखो भाई, एक होता है टर्म दुनिया में एंडोक्राइन, और एक होता है टर्म दुनिया में जादुई शक्ति। कौन कौन समझ गया, कौन कौन समझ गया इस जादुई शक्ति को? ये जो अपने आप प्रकट हुई है ना, यही है जादुई शक्ति। देखो, एंडोक्राइन और एक्सोक्राइन ये दो टर्म होते हैं दुनिया में। किसकी दुनिया में? केमिकल कोऑर्डिनेशन की दुनिया में। तो एंडोक्राइन ग्लैंड्स वो होती हैं जिनमें कोई डक्ट नहीं होती। डक्ट का मतलब क्या होता है? डक्ट का मतलब मैंने आपको हमेशा से बताया हुआ है कि डक्ट का मतलब होता है ट्यूब, पाइप। ठीक है, ट्यूब या पाइप। डक्ट का मतलब क्या होता है? ट्यूब या पाइप। तो एंडोक्राइन ग्लैंड्स, एंडोक्राइन ग्लैंड्स के बारे में ये कह रहे हैं कि इनके पास डक्ट्स नहीं होती। ठीक है, एंडोक्राइन ग्लैंड्स लैक डक्ट्स एंड आर हेंस डक्टलेस ग्लैंड्स, और इसीलिए इन्हें डक्टलेस ग्लैंड्स कहा जाता है।
मतलब इनमें कोई ऐसा ट्यूब, कोई ऐसा पाइप नहीं है जिसके थ्रू इन्होंने क्या किया, अपना सिक्रीशन जो है वो फ्लो करा दिया। ठीक है, अब अगर मैम इनके पास कोई ट्यूब नहीं है, कोई पाइप नहीं है जिसके थ्रू इन्होंने अपना सिक्रीशन जो है वो फ्लो करा दिया, तो ये क्या करेंगे, समझ लो। देखो ऐसा समझना कि जो पानी का सोर्स है, मान लो जो टैप वाटर है जो आपका पानी का सोर्स है, तो जहां वो टैप लगा है मैम वो भी तो पाइप से ही आ रहा है, डक्ट है, ये वाला लॉजिक मत लगाना। ये मान लो कि पानी आपको वहीं से मिल रहा है, ठीक है। अब आपने क्या किया, आपने ये किया कि वहां पर जहां पर वो टैप लगा हुआ है, जो पानी का आपका सोर्स है, वहां से आपने उसमें एक पाइप फिट किया। उस पाइप के थ्रू आपको जहां भी पानी लेके जाना था, आपने वहां तक उस पाइप को लेके गए और वो पानी वहां पहुंच गया। किसके थ्रू पहुंचा, एक डक्ट के थ्रू, एक पाइप के थ्रू पहुंचा। ठीक है, तो ये वाला जो फंक्शन है, ये वाला जो ट्रांसपोर्ट है, ये कैसा कहलाया कि टैप वाटर। ठीक है, जो टैप है जिसके पास पानी था, उसने पानी को क्या करा, एक डक्ट के थ्रू, ठीक है, एक डक्ट, एक पाइप, एक ट्यूब के थ्रू फ्लो कराया। अगर हम ये कहें कि हमारे पास पाइप है ही नहीं, राइट, जैसे ये कह रहे हैं एंडोक्राइन ग्लैंड्स कि हमारे पास डक्ट है ही नहीं, अगर ये कह दें कि हमारे पास तो डक्ट ही नहीं है, तो उस केस में पानी का क्या होगा, पाइप निकाल दो टैप से और टैप को ऑन कर दो, पानी फैलेगा मैम, वहीं के वहीं पानी फैलेगा, यही होगा ना, राइट। तो बस यही होता है एंडोक्राइन ग्लैंड्स के साथ भी। एक बार फिर से समझो, एंडोक्राइन ग्लैंड्स जो होती हैं वो डक्टलेस होती हैं। ठीक है, डक्टलेस होने का मतलब उसके पास ट्यूब नहीं है, कोई पाइप नहीं है। ठीक है, कोई पाइप नहीं है, कोई ट्यूब नहीं है, तो वो क्या करेगी, पूरा अपना जो भी सिक्रीशन है उसको एज इट इज वहीं पर, उसी की, उस ग्लैंड की जो कैविटी है उसी में रिलीज कर देगी, क्योंकि उसके पास कोई पाइप है ही नहीं जिसके थ्रू वो ट्रांसपोर्ट करा दे। तो क्या करेगी वो अपने अंदर ही, ठीक है, अपने ही अंदर क्या करेगी, अपने सिक्रीशन को रिलीज कर लेगी। ठीक, तो क्या कहा कि एंडोक्राइन ग्लैंड्स जो होती हैं इनके पास कोई डक्ट, कोई पाइप, कोई ट्यूब नहीं होती, इसीलिए ये डक्टलेस ग्लैंड्स कहलाती हैं, कि जिसके पास डक्ट नहीं है। और इनके जो सिक्रीशंस होते हैं वो कहलाते हैं क्या, हॉर्मोन्स। इनके जो सिक्रीशंस होते हैं ना, जो ये सिक्रीट करती हैं, वो क्या कहलाते हैं, हॉर्मोन्स कहलाते हैं। इसका एक क्लासिकल डेफिनेशन है हॉर्मोन्स का। ठीक है, वो केमिकल, हार्मोन की क्लासिकल डेफिनेशन क्या है, वो केमिकल जो कि प्रोड्यूस होते हैं बाय एंडोक्राइन ग्लैंड्स एंड आर रिलीज्ड इनटू द ब्लड एंड ट्रांसपोर्टेड टू अ डिस्टेंटली लोकेटेड टारगेट ऑर्गन हैज करंट साइंटिफिक डेफिनेशन एज फॉलोज। अब ये जो है इनकी सिंपलिस्टिक डेफिनेशन है, क्लासिकल सी, जो पहले से चली आ रही है। और अगर आप इसकी लेटेस्ट डेफिनेशन की बात करो, साइंटिफिक डेफिनेशन की बात करो, तो ये रही। पहले इस क्लासिकल को समझते हैं। क्या कहा कि हार्मोन क्या है, दे आर द केमिकल प्रोड्यूस्ड बाय एंडोक्राइन ग्लैंड्स, एंडोक्राइन ग्लैंड से प्रोड्यूस किए गए केमिकल्स जो कि क्या हुए, जिन्हें ब्लड में रिलीज कर दिया गया, क्योंकि अलग से कोई ट्यूब नहीं है कि इस ट्यूब के थ्रू आपने डायरेक्टली से यहां पहुंचा दिया है। ठीक है, डक्ट नहीं है, ट्यूब नहीं है, तो क्या करा आपने, भाई ब्लड को दे दो, ब्लड जो है वो पूरी बॉडी में जाता है, उसके साथ पहुंच जाएगा। ठीक है, तो इन्हें रिलीज कर दिया गया किसमें, ब्लड में, एंड ट्रांसपोर्टेड टू अ डिस्टेंटली लोकेटेड टारगेट ऑर्गन, और जो भी टारगेट ऑर्गन है वहां तक ये ब्लड के थ्रू पहुंच जाएंगे। इनका करंट साइंटिफिक डेफिनेशन जो है वो क्या है, सी, हॉर्मोन्स आर सी, देखो करंट साइंटिफिक डेफिनेशन देखें तो हॉर्मोन्स आर नॉन न्यूट्रिएंट केमिकल्स which act as intracellular messengers and are produced in trace amounts। ठीक है, ये क्या होते हैं, ये क्या होते हैं हॉर्मोन्स, हॉर्मोन्स नॉन न्यूट्रिएंट केमिकल्स होते हैं जिनका न्यूट्रिएंट, आप ये सोचो कि अगर इनसे भी कोई न्यूट्रिएंट्स मिल रहे हैं क्या, तो नहीं, ये वो केमिकल्स हैं जो कि कोई भी न्यूट्रिशन प्रोवाइड नहीं करते, इनका कुछ और फंक्शन है, तो दे आर कॉल्ड एज नॉन न्यूट्रिएंट केमिकल्स। ठीक है, hormones are non-nutrient chemicals which act as intracellular messengers, जो कि intracellular messenger की तरह एक्ट करते हैं। क्यों, इंट्रासेल्यूलर का मतलब क्या होता है, सेल के अंदर, इंटर का मतलब होता है दो सेल के बीच में, इंट्रा का मतलब सेल के अंदर, तो इंट्रासेल्यूलर मैसेंजर्स मतलब सेल के अंदर। ठीक है, सेल को हमने क्या देखा था कि हार्मोन्स की जरूरत क्यों पड़ रही है,
इस पूरे केमिकल कोऑर्डिनेशन की जरूरत क्यों पड़ रही है? क्या सेल्यूलर रेगुलेशन के लिए, सेल्यूलर लेवल पर एक्टिविटीज, फिजियोलॉजिकल एक्टिविटीज को रेगुलेट कराने के लिए। तो ये सेल के अंदर मैसेजेस को लेकर जाएगा और सेल की एक्टिविटीज को रेगुलेट करेगा, ठीक है। तो ये सेल के अंदर मैसेजेस को लेके जाते हैं तो इंट्रासेल्यूलर मैसेंजर्स कहलाते हैं। एंड आर प्रोड्यूस्ड इन ट्रेस अमाउंट्स, और बहुत ट्रेस अमाउंट्स में ये प्रोड्यूस होते हैं। कोई ऐसा इनका सिक्रीशन जो है ऐसा नहीं है कि बहुत ज्यादा लार्ज अमाउंट्स में ये सिक्रीट हो रहे हैं, ठीक है। ये बहुत ट्रेस अमाउंट्स में सिक्रीट होते हैं और रिलीज कर दिए जाते हैं ब्लड में। ब्लड में रिलीज किया तो ब्लड तो पूरी बॉडी में, एक एक सेल में, हर जगह जाता है, तो सब जगह ये पहुंचेंगे, इनके टारगेट ऑर्गन तक भी पहुंचेंगे। टारगेट ऑर्गन तक पहुंचेंगे तो वहां जाके उसकी सेल के पास पहुंचेंगे और उस सेल को दे देंगे वो मैसेज कि आपको ये काम करना है, राइट। जैसे अगर हम बात करें कि गोनाडोट्रोपिन्स है तो क्या करेंगे, वहां पहुंच जाएंगे जहां इनका काम है, ठीक है। कहाँ काम है? पिट्यूटरी ग्लैंड में। पिट्यूटरी ग्लैंड में इनका काम है तो पिट्यूटरी ग्लैंड से कहेंगे कि आपको मैसेज भेजा जा रहा है कि रिलीज करो गोनाडोट्रोपिन को। फिर पिट्यूटरी जो है वो अपना गोनाडोट्रोपिन रिलीज कर देती है। ये हमने एक फिनोमिना पढ़ा हुआ है किसका? हाइपोथैलेमिक हार्मोन, गोनाडोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन, GnRH का, ठीक है। GnRH का पढ़ा हुआ है ना ये फिनोमिना, तो हम सिर्फ इसको एज एन एग्जाम्पल ले रहे हैं अभी। अब बात करें अगर हम, तो ये डेफिनेशंस क्या आपको दोनों समझ आ गई? क्लासिकल डेफिनेशन, ठीक है, क्लासिकल डेफिनेशन और ये डेफिनेशन क्या आपको दोनों समझ आ गई कि हार्मोन्स जो कि नॉन न्यूट्रिएंट केमिकल्स होते हैं, इंट्रासेल्यूलर मैसेंजर की तरह एक्ट करते हैं और ट्रेस अमाउंट्स में प्रोड्यूस होते हैं, ठीक है। तो क्लासिकल डेफिनेशन क्या थी हार्मोन की? कि भाई वो केमिकल जो एंडोक्राइन ग्लैंड्स प्रोड्यूस करती हैं और रिलीज होते हैं ब्लड में, फिर डिस्टेंटली लोकेटेड टारगेट ऑर्गन तक पहुंचते हैं और फिर वहां उसको रेगुलेट करते हैं, ठीक है। चलो, अब एंडोक्राइन ग्लैंड्स की कहानी तो समझ आई कि हाँ डक्टलेस है और इनके पास कोई डक्ट या ट्यूब नहीं है, और ये जो सिक्रीशंस रिलीज करती हैं, जो इनके सिक्रीशंस हैं, उन्हीं केमिकल्स को आप क्या कह रहे हो? नॉन न्यूट्रिएंट केमिकल्स को हार्मोन कह रहे हो, ओके। द न्यू डेफिनेशन कवर्स अ नंबर ऑफ न्यू मॉलिक्यूल्स इन एडिशन टू द हार्मोन सिक्रीटेड बाय द ऑर्गेनाइज्ड एंडोक्राइन ग्लैंड्स। एक और नई डेफिनेशन इसकी है, ठीक है, एक और नई डेफिनेशन इसकी है जिसमें सिर्फ हार्मोन्स ही नहीं और भी कई सारे ऐसे नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स को ऐड किया गया है जो कि, ठीक है, जो कि एक एंडोक्राइन ग्लैंड से रिलीज होते हैं, ठीक है, ऑर्गेनाइज्ड एंडोक्राइन ग्लैंड से रिलीज होते हैं। देखते हैं इनके बारे में। Invertebrates possess very simple endocrine systems with few hormones, whereas a large number of chemicals act as hormones. जो invertebrates होते हैं इनमें, ठीक है, जो invertebrates होते हैं इनके पास एक बहुत ही सिंपल सा एंडोक्राइन सिस्टम होता है। कितना सिंपल सा एंडोक्राइन सिस्टम होता है? जिसमें बहुत ही कम हॉर्मोन्स, इनवर्टिब्रेट्स की बात चल रही है, ठीक है, बिल्कुल सिंपल सा एंडोक्राइन सिस्टम होता है जिसमें बहुत ही कम हार्मोन्स होते हैं, जबकि अ लार्ज नंबर ऑफ केमिकल्स एक्ट एज हार्मोन्स। जबकि बात करें तो बहुत सारे नंबर ऑफ केमिकल्स ऐसे हैं जो हार्मोन की तरह एक्ट करते हैं और वर्टिब्रेट्स में कोऑर्डिनेशन का फंक्शन परफॉर्म करते हैं, ठीक है, केमिकल कोऑर्डिनेशन, इंटीग्रेशन का काम करते हैं। द ह्यूमन एंडोक्राइन सिस्टम, ठीक है, इज डिस्क्राइब्ड हियर। देखो, तो यहां से अगर आपको ये वाला टर्म याद रखना है, किसकी कहानी में, थोड़ा ज्यादा ही ठीक है ये, इस वाले सेंटेंस से आपको क्या करना है? इस वाले सेंटेंस से आपको याद रखना है किसके बारे में? इनवर्टिब्रेट्स और वर्टिब्रेट्स के बारे में। क्या याद रखोगे दोनों के बारे में? इनवर्टिब्रेट्स और वर्टिब्रेट्स के बारे में क्या याद रखोगे? याद ये रखना है कि इनवर्टिब्रेट्स का सिंपल जो है एंडोक्राइन सिस्टम बहुत सिंपल है और बहुत ही कम हार्मोन्स हैं, ठीक है, जिनसे इनका केमिकल कोऑर्डिनेशन चल रहा है। लेकिन वर्टिब्रेट्स में लार्ज नंबर ऑफ केमिकल्स हैं जो प्रोड्यूस होते हैं, हार्मोन की तरह एक्ट करते हैं, कोऑर्डिनेशन कराते हैं, ठीक है। वेरी फ्यू हार्मोन्स या केमिकल्स और यहां पर लार्ज नंबर ऑफ
लार्ज नंबर ऑफ हॉर्मोन्स, हॉर्मोन्स या केमिकल्स भी लिख सकते हो, ठीक। इन वर्टिब्रेट्स में वेरी फ्यू हॉर्मोन्स, और वर्टिब्रेट्स में बात करें तो लार्ज नंबर ऑफ हॉर्मोन्स, ठीक है। चलो ह्यूमन एंडोक्राइन सिस्टम की बात अब हम कर लेते हैं भाई। एंडोक्राइन सिस्टम को पढ़ लिया, इनवर्टिब्रेट की कहानी समझ ली, वर्टिब्रेट की कहानी समझ ली। अब बात करते हैं हम फाइनली ह्यूमन एंडोक्राइन सिस्टम की, कि हमारा एंडोक्राइन सिस्टम कैसा है, उसमें ये जो लार्ज नंबर ऑफ केमिकल्स, हार्मोन्स की हम बात कर रहे हैं, ये कौन कौन से ऑर्गन से रिलीज होते हैं, किस तरीके से रिलीज होते हैं, और कहाँ किस ऑर्गन की फंक्शनिंग को अफेक्ट कर रहे होते हैं, ठीक है। चलो समझते हैं ह्यूमन एंडोक्राइन सिस्टम को, कि इसमें क्या क्या होता है, जिसको आज आप पढ़ने वाले हो इन पार्ट 1, क्योंकि आज मैं आपको इसमें सिर्फ 2 ऑर्गन्स के बारे में बताने वाली हूं मेनली, ठीक है, विच आर द हाइपोथैलेमस एंड पिट्यूटरी ग्लैंड, ठीक है। इन दोनों के बारे में आज हम समझने वाले हैं। अब देखो ह्यूमन एंडोक्राइन सिस्टम में जो एंडोक्राइन ग्लैंड्स होती हैं और जो हार्मोन प्रोड्यूसिंग, ठीक है, diffused tissues or cells located in different part of our body constitute the endocrine system। हमारे एंडोक्राइन सिस्टम की बात करें तो जो हमारे पास एंडोक्राइन ग्लैंड्स पाई जा रही हैं, ठीक है, हार्मोन प्रोड्यूसिंग डिफ्यूज्ड टिश्यूज और सेल्स पाए जा रहे हैं, जो कि अलग अलग पार्ट में प्रेजेंट है हमारी बॉडी के, ठीक है, अलग अलग पार्ट में प्रेजेंट है, ये सब मिला के हमारा एंडोक्राइन सिस्टम बनाते हैं। ऐसा नहीं है कि एक के साथ एक ही जगह पे आपका मान लो कि आपने कहा कि हाँ हमारा एक सिस्टम है जो पूरा आपका कहाँ पाया जा रहा है, आपका थोरैसिक कैविटी, थोरैसिक रीजन में पाया जा रहा है आपका रेस्पिरेटरी सिस्टम। तो ऐसा नहीं है, आप ऐसे कहोगे कि भाई ये हमारी बॉडी के अलग अलग रीजन्स में, अलग अलग पार्ट्स में पाए जाते हैं, और फंक्शन इनका क्या है, फंक्शन इनका है कि क्या करना है, बॉडी के सारे फंक्शंस को केमिकल कोऑर्डिनेशन, केमिकल्स के थ्रू कोऑर्डिनेशन प्रोवाइड करना है, ठीक, ये इनका फंक्शन है। चलो तो देखते हैं जरा बॉडी के डिफरेंट रीजन्स में कौन कौन से यहाँ पर ऑर्गन्स आपको दिखाई दे रहे हैं। ध्यान से देखोगे तो जो आज हमें पढ़ना है वहां से स्टार्ट करते हैं। आज हमें पढ़ना है यहाँ से, ये देखो हाइपोथैलेमस एंड पिट्यूटरी, ये 2 पढ़ना है आज आपको, ठीक। अभी अभी हम बिल्कुल रिसेंटली ब्रेन का स्ट्रक्चर पढ़कर आए। क्या पढ़ा था हमने वहां पर कि मैम ये जो सबसे बड़ा सा इसका पूरा हेमिस्फेयर था, सेरिब्रल हेमिस्फेयर, किसका पार्ट था ये, फोर ब्रेन का। फोर ब्रेन में सबसे बड़ा रीजन, सबसे मेजर रीजन था सेरिब्रम, और उसके बाद फिर आए थे थैलेमस और हाइपोथैलेमस, और हाइपोथैलेमस के जस्ट पास लोकेटेड है पिट्यूटरी ग्लैंड, ठीक है। हाइपोथैलेमस से जस्ट नीचे, और बात करें तो कहां तक, ऑलमोस्ट इसके हिंड ब्रेन वाले रीजन में प्रेजेंट है क्या, पिट्यूटरी ग्लैंड। तो इन दोनों की बात आपको आज करनी है। इसके बाद यहाँ पर एक और ग्लैंड पाई जाती है, पीनियल ग्लैंड, ठीक। ये सब कुछ हम आज नहीं पढ़ने वाले हैं। इस पूरे ह्यूमन एंडोक्राइन सिस्टम को हम 3 पार्ट्स में पढ़ेंगे। पार्ट 1 आज पढ़ रहे हैं, देन पार्ट 2, देन पार्ट 3, ठीक है। सबका फंक्शन क्योंकि हमें बहुत ध्यान से समझना है। अब देखो ये हम सबको पता है कि यहाँ पर, ठीक है, यहाँ पर पाई जाती है आपकी थायराइड और पैराथायराइड ग्लैंड्स। यहाँ पर इसी के एंड रीजन में, जहां आप ये कह सकते हो कि प्राइमरी और सेकेंडरी, ठीक है, सॉरी, लेफ्ट एंड राइट प्राइमरी ब्रोंकाई जहां से डिवाइड हुए हैं, प्राइमरी और सेकेंडरी नहीं होंगे वो, लेफ्ट एंड राइट होंगे दोनों प्राइमरी ही, ठीक है। ये ट्रैकिया से जो डिवाइड हो रहे हैं ना, लेफ्ट एंड राइट प्राइमरी ब्रोंकाई, वहीं पर लोकेटेड होती है एक और थाइमस, ठीक। अब इस थाइमस के बारे में, देखा, अब देखो पैनक्रियाज भी कुछ रिलीज करता है हार्मोन्स, इसके बारे में समझना है। एड्रिनल ग्लैंड, ये कौन से हार्मोन्स को सिक्रीट करती है। टेस्टिस, मेल में ये भी हार्मोन सिक्रीट करती है ना, टेस्टिकुलर हार्मोन्स का रोल पढ़ा है आपने, राइट। देन यहाँ पर ओवरीज इन फीमेल, फीमेल में ओवरीज भी हार्मोन्स को रिलीज करती है, ओवेरियन हार्मोन्स, ये भी पढ़ा है। कहाँ पढ़ा है मैम, पढ़ोगे आप क्लास 12th में, ठीक है। कहाँ पढ़ोगे आप क्लास 12th में, और ह्यूमन रिप्रोडक्शन के अंदर ये सारे आप हार्मोन्स पढ़ोगे जब आप इनका फंक्शन पढ़ोगे इन ऑर्गन्स का, राइट। तो इन सारे के बारे में आपको पढ़ना है ह्यूमन एंडोक्राइन सिस्टम के अंदर। 1 बाय 1 पढ़ेंगे।
आज की क्लास में हम ये दोनों कवर करने वाले हैं, हाइपोथैलेमस और पिट्यूटरी। ठीक है, क्लियर है कहानी? चलो स्टार्ट करते हैं। सी, पिट्यूटरी, पीनियल, थायराइड, एड्रेनल, पैनक्रियास, पैराथायराइड, थाइमस एंड गोनाड्स, जैसे कि टेस्टिस इन मेल्स एंड ओवरी इन फीमेल्स। ठीक, दे आर द ऑर्गेनाइज्ड एंडोक्राइन बॉडीज इन आवर बॉडी। ये हमारी बॉडी की ऑर्गेनाइज्ड एंडोक्राइन बॉडीज हैं। ठीक है, ये सब एंडोक्राइन है, ये जितने आपको दिखाई दे रहे हैं ये सब हमारे ह्यूमन एंडोक्राइन सिस्टम का पार्ट है, क्योंकि सब एंडोक्राइन है। चलो भाई आगे करते हैं, वन बाय वन देखना स्टार्ट करते हैं हाइपोथैलेमस से। ठीक है, हाइपोथैलेमस वन बाय वन देखना स्टार्ट करते हैं एंड देन पिट्यूटरी से स्टार्ट करेंगे। ठीक है, समझ गए इतनी बात? देखो ये टॉपिक मैंने आपको बता ही दिया था कि इतने ग्लैंड्स और ऑर्गन्स के बाद हम स्पेसिफिकली एक अलग टॉपिक में देखने वाले हैं, गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल ट्रैक्ट के बारे में, ठीक है, गोनैड्स के बारे में, इनके हार्मोन्स के बारे में, एंड अ ब्रीफ अकाउंट ऑफ द स्ट्रक्चर एंड फंक्शंस ऑफ ऑल मेजर एंडोक्राइन ग्लैंड्स एंड हाइपोथैलेमस ऑफ ह्यूमन बॉडी इज गिवन इन द फॉलोइंग सेक्शंस। ठीक है, तो इस सेक्शन में हम स्टार्ट करते हैं हाइपोथैलेमस से पढ़ना। चलो आ जाओ, हाइपोथैलेमस से पढ़ना स्टार्ट करते हैं भाई। आ जाओ जल्दी सारे ने फटाफट से। As you know, the hypothalamus is the basal part of diencephalon, forebrain. forebrain का ये basal part है ना? basal part है ना, सबसे बेस में यही है। टॉप पे देखें तो क्या है हमारे पास? cerebrum, then thalamus, then hypothalamus। ये तीन रीजन्स है किसके? ये तीनों रीजन्स है किसके? ये हैं आपके forebrain के पार्ट्स। अब बात करते हैं ये क्या करता है। इट रेगुलेट्स अ वाइड स्पेक्ट्रम ऑफ बॉडी फंक्शंस। ठीक है, बॉडी फंक्शंस की वाइड स्पेक्ट्रम को ये रेगुलेट करता है। एंड इट कंटेन्स सेवरल ग्रुप्स ऑफ न्यूरोसेक्रेटरी सेल्स कॉल्ड एज न्यूक्लियाई व्हिच प्रोड्यूस हार्मोन्स। इसमें बहुत सारे, ठीक है, इट हैज वेरियस ग्रुप्स ऑफ न्यूरोसेक्रेटरी सेल्स जिन्हें आप न्यूक्लियाई कहते हो, जो कि हार्मोन्स को प्रोड्यूस करती हैं। ठीक है, जो कि हार्मोन्स को प्रोड्यूस करती हैं। हाइपोथैलेमस के अंदर की पूरी कहानी जान लो आज, बहुत इंपॉर्टेंट है ये। हाइपोथैलेमिक हार्मोन्स का रोल आप सारे सिस्टम्स में पढ़ोगे जैसे ही आप बढ़ जाओगे कहाँ? जैसे ही आप बढ़ जाओगे कक्षा 12वीं की तरफ। ठीक है, क्लास 12th में। डब्बा खाली रह गया क्या? अरे यार गलत बात। टेंटना सी, ये हार्मोन्स क्या करते हैं? कौन से हार्मोन्स? हाइपोथैलेमिक हार्मोन्स। ये क्या करते हैं? ये सिंथेसाइज करते हैं एंड सिक्रिएट करते हैं पिट्यूटरी के हार्मोन्स के सिंथेसिस और सिक्रीशन को रेगुलेट करते हैं। क्या मतलब हुआ इस बात का? वही सेम एग्जांपल फिर से उठा लो। देखो हाइपोथैलेमस, ओके, हाइपोथैलेमस क्या किया इसने? इसके पास जो हार्मोन है ना, कौन सा वाला? हाइपोथैलेमस का हार्मोन कौन सा है? GnRH। इसका काम क्या है? देखो ध्यान दो एक एग्जांपल ले लेना अपन GnRH का। ठीक, इसकी प्रोसेस को समझने के लिए, हाइपोथैलेमस का हार्मोन GnRH मतलब गोनाडोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन, ये क्या करता है? ये पिट्यूटरी ग्लैंड को, ठीक है, रेगुलेट करता है। पिट्यूटरी ग्लैंड के फंक्शंस को रेगुलेट करता है। पिट्यूटरी ग्लैंड के हार्मोन्स को ये क्या करेगा? ध्यान दो, देखो हाइपोथैलेमस का जो हार्मोन है GnRH, ठीक है, गोनाडोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन, ये हार्मोन इसका काम ही है पिट्यूटरी ग्लैंड के सिक्रीशन को रेगुलेट करना, कि कब इसे सिंथेसाइज करना है, कब इसको अपने सिक्रीशन को रिलीज करना है। ये सारा का सारा काम रेगुलेशन का यही करेगा। कौन करेगा? हाइपोथैलेमस का हार्मोन GnRH, गोनाडोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन। ठीक है, ये एग्जांपल लिया है अपन ने, ये एग्जांपल लिया है अपन ने। ठीक है, अब पिट्यूटरी ग्लैंड का कौन से हार्मोन किस फंक्शन को ये रेगुलेट करता है? देखो पिट्यूटरी ग्लैंड में आप सबको पता है इसके एक लोब की हम बात करते हैं। किस लोब की बात करते हैं? यहाँ पर जिस एग्जांपल को हमने लिया है उसके रेफरेंस में बात करें तो एंटीरियर लोब की बात करते हैं अपन। ठीक है, जिस एग्जांपल को हमने लिया है GnRH के, इसके रेफरेंस में बात करें तो हम एंटीरियर लोब की बात करेंगे। अभी हमें पिट्यूटरी ग्लैंड भी पढ़नी है तो बहुत ज्यादा टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। एंटीरियर लोब की हम बात कर रहे हैं जिसमें हाइपोथैलेमस क्या करता है? अपना हार्मोन, अपना सिक्रीशन, अपना केमिकल रिलीज इसलिए करवाता है ताकि वो पिट्यूटरी के केमिकल्स के रिलीज, सिंथेसिस, इन सब को रेगुलेट कर सके।
जब हाइपोथैलेमस इस सफिशिएंट सिक्रीशन को करेगा जीएनआरएच के, तभी पिट्यूटरी अपने हार्मोन को रिलीज करेगी। और पिट्यूटरी जिन हार्मोन्स को रिलीज करेगी वो हार्मोन्स क्या हैं, वो हार्मोन्स कौन से हैं, वो हार्मोन्स हैं गोनाडोट्रोपिन्स। ठीक है, वो क्या है, वो है गोनाडोट्रोपिन्स। ओके, पिट्यूटरी जिनकी बात करेगी वो क्या है, वो है गोनाडोट्रोपिन्स। अब बात करें अगर यहाँ पर कि पिट्यूटरी फिर किन्हें रिलीज करेगी, इनके कहने पर LH और FSH को। ठीक है, किन्हें रिलीज करेगी पिट्यूटरी, LH और FSH को। तो ये तो हमने एक एग्जाम्पल कंसिडर कर लिया। ये सारा एग्जाम्पल आपको कहाँ समझ आएगा, आप लोग आप में से कई सारे 12th की क्लास में भी आते हो, राइट? तो वैसे तो आप लोगों ने सुना हुआ है, बट स्टिल बात करें अगर, तो क्लास 12th में आप ये सारा का सारा मैकेनिज्म पढ़ने वाले हो कि कैसे हार्मोन्स का इन सारे सिस्टम में फर्क पड़ता है। और जब आप पढ़ोगे ह्यूमन रिप्रोडक्शन के बारे में, वहां आप गोनैड्स को पढ़े बिना तो कुछ नहीं पढ़ सकते, राइट? सारी प्रोसेस आप इसी से पढ़ोगे। तो ये सारे के सारे हार्मोन्स, ये सारा का सारा रेगुलेशन मैकेनिज्म, हार्मोनल रेगुलेशन, ये सब आपको वहां पढ़ना होगा। तो अभी ये चीज यहां से याद रखना, क्लास 12th में बहुत हेल्प करने वाली है। अब देखो जरा कि हार्मोन्स की बात कर रहे हैं हम हाइपोथैलेमस के। इसके हार्मोन्स रेगुलेट करते हैं किसके सिंथेसिस और सिक्रीशन को, पिट्यूटरी के हार्मोन्स के सिंथेसिस और सिक्रीशन को। जब जीएनआरएच सफिशिएंट अमाउंट में रिलीज करेगा हाइपोथैलेमस, ठीक है, तब ही पिट्यूटरी अपने हार्मोन को रिलीज करेगी, अदरवाइज नहीं करेगी। ठीक है, तो इसका सिक्रीशन पूरा कौन रेगुलेट करके बैठा है, हाइपोथैलेमस करके बैठा है। किसके थ्रू करके बैठा है, अपने हार्मोन के थ्रू। ठीक है, हाउएवर द हार्मोन्स प्रोड्यूस्ड बाय हाइपोथैलेमस आर ऑफ 2 टाइप्स। ये 2 तरह के हार्मोन्स को प्रोड्यूस करता है। मतलब इसकी ये कह लो कि जितने भी तरह के हार्मोन प्रोड्यूस कर रहा है उसे आप 2 कैटेगरी में डिवाइड कर रहे हो, है ना? कैटेगरी कह सकते हो। कौन सी कैटेगरी है, द रिलीजिंग हार्मोन्स विच स्टिमुलेट सिक्रीशन ऑफ पिट्यूटरी हार्मोन। जो इसके रिलीजिंग हार्मोन्स है, ठीक है, जो ये खुद रिलीज करता है, जो कि पिट्यूटरी के हार्मोन्स को रेगुलेट करेगा। ठीक है, रिलीजिंग हार्मोन्स जिनका एग्जाम्पल एक आपके सामने है, राइट? जिनका एग्जाम्पल एक आपके सामने है। सेकेंड कैटेगरी देखो, इनहिबिटिंग हार्मोन्स, जो कि पिट्यूटरी के हार्मोन्स के सिक्रीशन को इनहिबिट कराएगा। ठीक है, एक हो गया हाइपोथैलेमस से हम बात करें किस किस तरह के हार्मोन्स को ये आप कौन कौन सी कैटेगरी कहोगे, तो एक कैटेगरी कहोगे आप रिलीजिंग कैटेगरी। ठीक है, जो क्या करवाएगा, पिट्यूटरी के हार्मोन को रिलीज करवाएगा। एक को आप कहोगे इनहिबिट, ये देखो इनहिबिटिंग हार्मोन्स। ठीक है, इनहिबिटिंग हार्मोन्स ये क्या करवाएंगे, ये पिट्यूटरी के सिक्रीशन को इनहिबिट करेंगे। मतलब अगर आप किसी को कहते हो, कि अरे भाई मोटर चालू कर दे, तो आपको उसे कभी ना कभी ये भी तो बोलना पड़ेगा कि बस भाई अब रिक्वायरमेंट फुलफिल हो गई, बंद कर दे, राइट? बिल्कुल ऑब्वियस सी बात है। तो बस वैसे ही काम है कि हाइपोथैलेमस जब खुद से कह रहा है पिट्यूटरी ग्लैंड को जाके अपना मैसेंजर जीएनआरएच को भेज के, रिलीजिंग हार्मोन को भेज के कि भाई अपना हार्मोन रिलीज करो, किसका, पिट्यूटरी का। ठीक है, हाइपोथैलेमस ने उसको ऑर्डर दिया, राइट? तो जब उसने इसे कहा है पिट्यूटरी से कि अपना हार्मोन रिलीज करो, तो उसे ये भी तो कहना पड़ेगा कि बस अब बंद कर दो, बस। तो उसके पास 2 तरह के, आप ये कह लो कि इसके पास स्विच है। हाइपोथैलेमस को आप ऐसा समझ लो कि स्विच है ये। ठीक है, किसका स्विच है ये स्विच है किसका, पिट्यूटरी ग्लैंड का। आप इसे क्या समझ लो, हाइपोथैलेमस को स्विच समझ लो, पिट्यूटरी ग्लैंड का ऑन एंड ऑफ का स्विच किसके पास है, हाइपोथैलेमस के पास है। तो इस स्विच में ऑन वाला स्विच कौन सा हो गया, इसके रिलीजिंग हार्मोन्स, और ऑफ वाला स्विच कौन सा हो गया, इसके इनहिबिटिंग हार्मोन्स। ठीक है, जब हाइपोथैलेमस अपने स्विच को, ठीक है, ऑन वाला स्विच रिलीजिंग हार्मोन को भेजेगा तो पिट्यूटरी ऑन हो जाएगी, अपना काम करने लगेगी। और जब हाइपोथैलेमस अपना स्विच इनहिबिटिंग की तरफ ऑफ वाला मैकेनिज्म पे लेकर आएगा, ऑफ वाले इनहिबिटिंग वाले हार्मोन को रिलीज करेगा, तो पिट्यूटरी ऑफ हो जाएगी। ठीक है, ऐसे समझ सकते हो कि आप समझ सकते हो कि हाइपोथैलेमस पिट्यूटरी ग्लैंड का स्विच है, पूरा कंट्रोल उसके पास है। पिट्यूटरी ग्लैंड को कब ऑन करवाना है और कब ऑफ करवाना है, ये कंट्रोल पूरा का पूरा हाइपोथैलेमस के पास है। क्लियर हुई क्या कहानी, बताओ? ऑन एंड ऑफ स्विच क्लियर हुआ?
ऑन एंड ऑफ स्विच क्लियर हुआ आपको? हाइपोथैलेमस क्या है? पिट्यूटरी ग्लैंड का ऑन एंड ऑफ स्विच है, ठीक है। चलो आगे देखते हैं, आगे देखते हैं कहानी में क्या आएगा। सी हाइपोथैलेमस की अब हम एक एग्जांपल ले लें, वैसे तो ले लिया है हमने बट स्टिल। एक हाइपोथैलेमिक हार्मोन है जिसे आप गोनाडोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन कहते हैं। अच्छा, हमें तो पता ही नहीं था, ठीक है। क्या बोलोगे आप? क्या अच्छा हमें तो पता ही नहीं था। हाँ, ये क्या कहता है? ये स्टिमुलेट करता है पिट्यूटरी सिंथेसिस को और रिलीज ऑफ गोनाडोट्रोपिन्स, ठीक है। पिट्यूटरी के सिंथेसिस को रेगुलेट करता है पूरी तरीके से और इनहिबिट भी करवाता है। कैसे? बाय द रिलीज ऑफ गोनाडोट्रोपिन्स, ठीक है। गोनाडोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन। पिट्यूटरी का सिंथेसिस कौन सा? गोनाडोट्रोपिन्स को रिलीज करना, ये पिट्यूटरी का सिंथेसिस है। ऑन द अदर हैंड, somatostatin from the hypothalamus inhibits the release of growth hormone from the pituitary. अब inhibiting कौन सा? देखो, रिलीजिंग का एग्जांपल तो आपने देख लिया, GnRH। इनहिबिटिंग कौन सा? देखो, रिलीजिंग का हार्मोन एग्जांपल तो आपने देख लिया यहाँ पर, GnRH। ये किसका एग्जांपल है? ओ, ये किसका एग्जांपल है? ये एग्जांपल है GnRH रिलीजिंग का। अब मैं बात करूं अगर कि हमें इनहिबिटिंग का भी एग्जांपल चाहिए, इसे कहां लेके जाऊं मैं दुनिया में? इसे कहां लेके जाऊं मैं? अगर हमें इनहिबिटिंग का भी एग्जांपल चाहिए, इसे कहां लेके जाऊं यार मैं? सोमैटोस्टैटिन, ठीक। दोनों एग्जांपल्स आपके सामने हैं, इनहिबिटिंग और रिलीजिंग, ठीक। इनहिबिटिंग और रिलीजिंग। कुछ ठीक नहीं लग रहा, मजा नहीं आ रहा, रुक जाओ यार, मजा नहीं आ रहा। हाँ, इनहिबिटिंग का एग्जांपल हम यहां लिखते हैं, ठीक है। सोमैटोस्टैटिन्स। बताओ, कहानी यहां पर कंप्लीट हो गई ना? रिलीजिंग का एग्जाम्पल भी है, इनहिबिटिंग का एग्जाम्पल भी है। रिलीजिंग और इनहिबिटिंग सब कुछ किसके रेफरेंस में बात चल रही है? पिट्यूटरी के रेफरेंस में बात चल रही है, ठीक है। रिलीजिंग वाला GnRH को करेंगे रिलीज, तो पिट्यूटरी क्या करेगी? गोनाडोट्रोपिन्स को, ठीक है, गोनाडोट्रोपिन्स को रिलीज कर देगी। और जब ये इनहिबिटिंग, ठीक है, सोमैटोस्टैटिन को रिलीज करेगा तो ये इन सबको गोनाडोट्रोपिन्स को रिलीज करना बंद कर देगी। ऑन एंड ऑफ स्विच तो है ही। कंप्लीट है फिनोमिना, सिंपल है फिनोमिना। बताओ, आगे बढ़े? आ जाओ, बढ़ जाते हैं मैम आगे। These hormones originating in the hypothalamic neurons, ये सारे के सारे हॉर्मोन्स ओरिजिनेट कहाँ होते हैं? हाइपोथैलेमिक न्यूरॉन्स में, ठीक है, यहाँ पर ओरिजिनेट होते हैं और पास होते हैं एक्सॉन्स के थ्रू एंड आर रिलीज्ड फ्रॉम देयर नर्व एंडिंग्स, ठीक है। एक्सॉन्स के थ्रू पास होते हैं, न्यूरॉन्स के हेड में क्या हुए? ये प्रोड्यूस हुए, एक्सॉन से पास हुए और नर्व एंडिंग से फिर क्या हो गए? ट्रांसमिट हो गए, रिलीज हो गए, ठीक है। These hormones reach the pituitary gland through a portal circulatory system. अब ये हार्मोन पिट्यूटरी ग्लैंड तक पहुंचेंगे कैसे? क्योंकि है तो एंडोक्राइन, तो ये हार्मोन पिट्यूटरी ग्लैंड तक पहुंचेंगे एक पोर्टल सर्कुलेटरी सिस्टम के थ्रू एंड रेगुलेट द फंक्शंस ऑफ एंटीरियर पिट्यूटरी, और एंटीरियर पिट्यूटरी के फंक्शंस को रेगुलेट करेंगे, ठीक है। एंड रेगुलेट द फंक्शंस ऑफ एंटीरियर पिट्यूटरी, एंटीरियर पिट्यूटरी के फंक्शंस को रेगुलेट करेंगे। ये मैंने टर्म यहीं पर लिख दिया था। ये देखो, एंटीरियर लोब की बात कर रहे हैं हम। पिट्यूटरी के कौन से लोब की बात कर रहे हैं? एंटीरियर लोब की, ठीक है। और जो पोस्टीरियर पिट्यूटरी है इज अंडर द डायरेक्ट न्यूरल रेगुलेशन ऑफ द हाइपोथैलेमस। और जो पोस्टीरियर पिट्यूटरी है, यहाँ पर एंटीरियर वाले के लिए तो उन्हें क्या करना पड़ रहा है? एक मैकेनिज्म यूज करना पड़ रहा है जिसके थ्रू उनका मैसेज वहां तक पहुंच रहा है। एंटीरियर के लिए उन्हें एक पोर्टल सर्कुलेटरी सिस्टम यूज करना पड़ रहा है जिसके थ्रू वो एंटीरियर पिट्यूटरी को रेगुलेट कर पाए, है ना। किसकी बात कर रहे हैं हम? हाइपोथैलेमस की। हाइपोथैलेमस को क्या करना पड़ रहा है? एक पोर्टल सर्कुलेटरी सिस्टम यूज करना पड़ रहा है जिसके थ्रू वो एंटीरियर पिट्यूटरी को रेगुलेट कर सके। लेकिन पोस्टीरियर पिट्यूटरी को रेगुलेट करने के लिए उसे ऐसा कुछ नहीं चाहिए, वो बिल्कुल डायरेक्ट रेगुलेशन में, न्यूरल रेगुलेशन में है, ठीक है।
किसके? हाइपोथैलेमस के। डायग्राम देख लेते हैं, आ जाओ। ये देखो, ये रीजन आपने देखा हुआ है, ब्रेन का स्ट्रक्चर जब आपने पढ़ा। अब यहाँ पर ये थोड़ा सा आपको बड़ा दिख रहा है, बाकी ये रीजन आपने देखा था, ठीक है। इस तरीके से यहाँ पर दिखाई दे रहा है आपको क्या? एंटीरियर लोब ऑफ पिट्यूटरी ग्लैंड, और ये दिखाई दे रहा है आपको इसका पोस्टीरियर लोब ऑफ पिट्यूटरी ग्लैंड, ठीक है। एंटीरियर पिट्यूटरी, पोस्टीरियर पिट्यूटरी। एंटीरियर और पोस्टीरियर पिट्यूटरी के साथ अगर बात करें अब हम किसकी? हाइपोथैलेमस की, विच इज द बेसल पार्ट ऑफ फोरब्रेन, राइट। हाइपोथैलेमस यहां दिखाई दे रहा है, और ये दिखाई दे रहे हैं आपको हाइपोथैलेमिक न्यूरॉन्स, ठीक है, जो क्या करेंगे? इस हाइपोथैलेमस के सिक्रीशन को, ठीक है, इसके सिक्रीशन को इस तरीके से एक्सॉन से पास करेंगे और इसकी नर्व एंडिंग से क्या कर देंगे? रिलीज करा देंगे। इसकी नर्व एंडिंग से रिलीज कराएंगे तो कहां पहुंच जाएगा ये? पोर्टल सर्कुलेशन के थ्रू। ये देखो, एक पोर्टल सर्कुलेशन जो यूज करा है हाइपोथैलेमस ने, ताकि इसके एंटीरियर लोब के साथ कनेक्टेड रहे, ठीक है। पोस्टीरियर तो जो है वो डायरेक्टली, ये देखो, डायरेक्टली यहां लाके इन्होंने अपना जो हार्मोन है वो रिलीज कर दिया, डायरेक्ट रेगुलेशन में है। देखो, पोस्टीरियर लोब जो है वो डायरेक्ट रेगुलेशन में है, लेकिन एंटीरियर लोब को क्या करना पड़ा? एक पोर्टल सर्कुलेशन का यूज करना पड़ा, जिसके थ्रू इस एंटीरियर लोब में ये हार्मोन पहुंचा है। किसका? हाइपोथैलेमस का। हाइपोथैलेमस का हार्मोन एक्सॉन्स के थ्रू, न्यूरॉन्स के थ्रू, ठीक है, पहले पहुंचा कहां पर? पोर्टल सर्कुलेशन में, फिर पोर्टल सर्कुलेशन को यूज करके पहुंचा एंटीरियर पिट्यूटरी की तरफ, और इस तरीके से इससे क्या हो रहा है? पूरा पिट्यूटरी का फंक्शन रेगुलेट हो रहा है। समझ आ रही कहानी? समझ आ रही कहानी? इस तरीके से ये पूरा का पूरा पिट्यूटरी का फंक्शन रेगुलेट कर रहे हैं। अब इतनी बात जो हम कर रहे हैं हाइपोथैलेमस और पिट्यूटरी के बारे में, कि मैडम बिल्कुल दोनों ऐसा लगता है कि जन्मों जन्मों के लिए बिल्कुल पूरी तरीके से एक दूसरे से ये संगठित हो चुके हैं। तो सच में ऐसा ही है। क्या कहा था मैंने? गठबंधन की सरकार बना के काम करेंगे सारे के सारे। तो इस गठबंधन की सरकार में आपने एक सरकार तो पढ़ ली है, विच इज द हाइपोथैलेमस। अब उसी से जुड़ा हुआ जो उसका दूसरा हिस्सा है, जो कि सारा पढ़े जा रहे हो आप, पिट्यूटरी ग्लैंड, अब इसे पढ़ना है, ठीक है। अब इसे पढ़ना है कि ये पिट्यूटरी ग्लैंड अपने गोनाडोट्रोपिन्स और अपने हार्मोन्स कैसे रिलीज करती है, ठीक है। किसके कहने पर करती है, किसके कहने पे बंद होती है वो तो ठीक है, पर ये रिलीज कैसे करती है, और फिर इससे जहां भी ये रिलीज कर रही है वहां से आगे उस ऑर्गन तक पहुंचाती कैसे है, ठीक है ना। तो ये आपको समझना है अब यहाँ पर कि पिट्यूटरी ग्लैंड अपना फंक्शन कैसे करेगी। तो द पिट्यूटरी ग्लैंड इज लोकेटेड इन अ बोनी कैविटी विच इज कॉल्ड एज sella turcica and is attached to hypothalamus by a stalk, ठीक है। पिट्यूटरी ग्लैंड क्या करती है? ये एक बोनी कैविटी में पाई जाती है, जिसे आप सेला टर्सिका कहते हो, और ये अटैच्ड होती है हाइपोथैलेमस से बाय अ स्टॉक। ये देखो, ये एक स्टॉक जैसा स्ट्रक्चर है ना, ठीक है, इसके थ्रू ये अटैच्ड होती है। इट इज डिवाइडेड एनाटॉमिकली इनटू एडिनोहाइपोफाइसिस एंड न्यूरोहाइपोफाइसिस, ठीक है। एडिनोहाइपोफाइसिस एंड न्यूरोहाइपोफाइसिस, इस तरीके से आप इसे, इसकी एनाटॉमिक जो डिवीजन है वो करते हो। एंड एडिनोहाइपोफाइसिस कंसिस्ट ऑफ टू पोर्शंस, पार्स डिस्टालिस एंड पार्स इंटरमीडिया। ये जो एडिनोहाइपोफाइसिस वाला इसका रीजन है, किसकी बात कर रहे हैं बेटा हम? पिट्यूटरी ग्लैंड की, ठीक है। एनाटॉमिकली ये दो रीजन्स में डिवाइडेड होती है। दोनों रीजन्स को आप क्या कहते हो? एडिनोहाइपोफाइसिस और न्यूरोहाइपोफाइसिस। एडिनोहाइपोफाइसिस जो है, इसमें भी फर्दर दो पोर्शंस हैं, पार्स डिस्टालिस और पार्स इंटरमीडिया, ठीक है। पार्स डिस्टालिस और पार्स इंटरमीडिया। ये जो पार्स डिस्टालिस रीजन है, ठीक है, ये जो पार्स डिस्टालिस रीजन है पिट्यूटरी का, इसे कॉमनली आप एंटीरियर पिट्यूटरी कहते हो। समझे कुछ बात? ये जो आपका एंटीरियर पिट्यूटरी कह रहे हो ना आप, इसको आपने यहाँ पर क्या नाम दिया है? इसे आपने नाम दिया है पार्स डिस्टालिस। ये जो पार्स डिस्टालिस रीजन है पिट्यूटरी का, इसी को आप कॉमनली एंटीरियर पिट्यूटरी कहते हो, जो कि क्या क्या रिलीज करती है? ये बहुत इंपॉर्टेंट पोर्शन है, ये बहुत इंपॉर्टेंट पोर्शन है कि पार्स डिस्टालिस एंटीरियर लोब ऑफ पिट्यूटरी से क्या क्या रिलीज होता है, क्या क्या रिलीज होता है। देखो क्या क्या रिलीज होता है। ये प्रोड्यूस करती है ग्रोथ हार्मोन्स,
ठीक, ये प्रोड्यूस करती है प्रोलैक्टिन, ग्रोथ हार्मोन्स, प्रोलैक्टिन और ठीक है ग्रोथ हार्मोन्स, प्रोलैक्टिन, थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन मतलब TSH, एडिनोकॉर्टिकोट्रोपिक हार्मोन मतलब ACTH, ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन मतलब LH जो मैंने अभी लिखा था, और फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन मतलब FSH। ये दोनों क्या है, इसके गोनाडोट्रोपिन्स हैं। ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन और फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन ये दोनों क्या है, गोनाडोट्रोपिन्स हैं। ठीक, अब बात करें हम, अच्छा ये किसकी बात करी है हमने, पास डिस्टालिस की, जिसे आप और क्या कहते हो, एंटीरियर पिट्यूटरी भी कहते हो। ठीक है, पास डिस्टालिस की बात हमने की है, जिसे आप एंटीरियर पिट्यूटरी कहते हो। ये ग्रोथ हार्मोन, प्रोलैक्टिन, थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन, एड्रेनोकॉर्टिकोट्रोपिक हार्मोन, ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन और फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन्स को रिलीज करती है। मोस्ट इंपॉर्टेंट, ठीक है, बिल्कुल नहीं भूलना। अब बात करें किसकी, दूसरे रीजन की। ठीक है, अब बात करते हैं दूसरे रीजन की। दूसरा रीजन कौन सा है, दूसरा रीजन कौन सा है, दूसरा रीजन कौन सा है, दूसरा रीजन है पार्स इंटरमीडिया। ये देखो पार्स इंटरमीडिया, ये सिर्फ एक हार्मोन सिक्रीट करती है। अरे वाह, ये कम पढ़ना पड़ेगा। हाँ, ये सिर्फ एक हार्मोन रिलीज करती है, ये सोचते तुम लोग। कौन सा, मेलानोसाइट स्टिमुलेटिंग हार्मोन, मेलानोसाइट स्टिमुलेटिंग हार्मोन, ये सिर्फ एक हार्मोन सिक्रीट करती है, मेलानोसाइट सिक्रीटिंग हार्मोन, सॉरी स्टिमुलेटिंग हार्मोन, मेलानोसाइट स्टिमुलेटिंग हार्मोन MSH। पार्स इंटरमीडिया सिर्फ एक हार्मोन रिलीज करेगी, मेलानोसाइट स्टिमुलेटिंग हार्मोन MSH। ठीक है, पास डिस्टालिस और पास इंटरमीडिया क्लियर है, पास डिस्टालिस और पास इंटरमीडिया। याद रखना, पास डिस्टालिस को ही आप एंटीरियर पिट्यूटरी कह रहे हो। चलो आगे बढ़ते हैं। ये चीज आपको पता है सबसे ज्यादा कंफ्यूज कर सकती है किसी ऐसे एमसीक्यू में जहां पर आपसे पूछा कि गोनाडोट्रोपिन, ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन और फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन रिलीज होते हैं कहां से, और ऑप्शंस में लिख दिया, ए ऑप्शन में लिख दिया आपके लिए क्या, ठीक है, ए ऑप्शन में लिख दिया आपके लिए क्या, ए ऑप्शन में लिख दिया पिट्यूटरी, और बी ऑप्शन में लिख दिया एंटीरियर लोब, और सी ऑप्शन में लिख दिया पार्स डिस्टालिस, और डी ऑप्शन में लिख दिया ऑल ऑफ द अबव। तो बताओ आप क्या टिक करोगे कि LH और FSH गोनाडोट्रोपिन्स कहां से रिलीज होते हैं, तो आप क्या बताओगे, बताओ 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 बताओ, क्या बताओगे आप, क्या टिक करोगे, हैं क्या टिक करोगे मैडम, इतना सिंपल है, ऑल ऑफ द अबव, क्योंकि अब तो हम याद रखेंगे ना कि पास डिस्टालिस इसी को कहना है। ठीक है, अब तो याद रखेंगे ना हम। ठीक, चलो आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं भाई, पास डिस्टालिस एंड पास इंटरमीडिया। इसके बाद however in humans the pars intermedia is almost merged with pars distalis। ह्यूमन बींग्स में जो पास इंटरमीडिया है ये ऑलमोस्ट मर्ज होती है पास डिस्टालिस के साथ। जो न्यूरो हाइपोफाइसिस रीजन की अब हम बात करें, एडिनो हाइपोफाइसिस तो हो गया, न्यूरो हाइपोफाइसिस की अगर हम बात करें तो पास नर्वोसा, इट इज ऑल्सो नोन एज पोस्टीरियर पिट्यूटरी, इसी को आप क्या कह रहे हो, पोस्टीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड कहते हो। ठीक है, न्यूरो हाइपोफाइसिस जो पास नर्वोसा है इसी को आप पोस्टीरियर पिट्यूटरी कहते हो। ये स्टोर करेगी और रिलीज करेगी दो हार्मोन को, विच आर ऑक्सीटोसिन एंड वैसोप्रेसिन। ऑक्सीटोसिन और वैसोप्रेसिन ये दो हार्मोन को ये स्टोर भी करती है और सिक्रीट भी करती है जरूरत पड़ने पर, which are actually synthesized by the hypothalamus। ठीक है, सिक्रीट करती है से मेरा मतलब है कि रिलीज करती है। ठीक है, स्टोर भी करती है और रिलीज भी करती है। सिंथेसाइज होते हैं कहां से, हाइपोथैलेमस से। वो डायग्राम देखो एक बार, ये वाला, ये देखो,
ये क्या है आपका, ये पोस्टीरियर पिट्यूटरी है, इसी को आप क्या कह रहे हो, पार्स नर्वोसा, है ना। अब यहां पर देखो ये आपका न्यूरोहाइपोफाइसिस का पार्स नर्वोसा, इसी को पोस्टीरियर पिट्यूटरी कह रहे हो। हाइपोथैलेमस ने जिन हार्मोन को रिलीज किया उसने क्या करा, उन्हें इस तरह से वो नर्व एंडिंग से, ठीक है, एक्सॉन से क्या आ गए, यहाँ आके रिलीज हो गए, यहाँ आके रिलीज हो गए, यहाँ आके इकट्ठा हो गए, स्टोर हो गए, ठीक है, क्योंकि ये तो डायरेक्ट कोऑर्डिनेशन में है ना इसके साथ, पोस्टीरियर लोब तो डायरेक्ट कोऑर्डिनेशन में है हाइपोथैलेमस के साथ। अब यहाँ पर आके ये क्या हो जाएंगे, स्टोर हो जाएंगे, स्टोर हो गए। अब यहां से जब जरूरत पड़ेगी तब इन्हें रिलीज कर दिया जाएगा पोस्टीरियर लोब से, ठीक है। कौन से यहां पर स्टोर होते हैं, ऑक्सीटोसिन एंड वेसोप्रेसिन, ठीक है, ऑक्सीटोसिन एंड वेसोप्रेसिन ये स्टोर होते हैं यहां पर, एंड they are actually synthesized by hypothalamus and are transported axonally to neurohypophysis। इस पोस्टीरियर लोब तक इन्हें कैसे पहुंचाते हैं, एक्सोनली। एक्सोनली मतलब एक्सॉन्स के थ्रू, ठीक है, एक्सोनली मतलब एक्सॉन्स के थ्रू। अब बात करें अगर हम कि ये जितने भी हार्मोन्स के सिक्रीशन की हमने बात की, पिट्यूटरी के आपने पार्ट्स की बात कर ली, लोब्स की बात कर ली, कौन सा क्या सिक्रीट करेगा, किसे स्टोर करेगा, कब रिलीज करेगा, ये सब समझ लिया। अब बात करें अगर कि ग्रोथ हार्मोन्स जो कि यहां से स्टिमुलेट होते हैं, ठीक है, रिलीज होते हैं, अगर ग्रोथ हार्मोन्स ज्यादा सिक्रीट हो जाए, ओवर सिक्रीशन ऑफ ग्रोथ हार्मोन्स, कौन रिलीज कर रहा था ग्रोथ हार्मोन्स को, एंटीरियर लोब, ठीक है। तो अगर ओवर सिक्रीशन हो जाए ग्रोथ हार्मोन्स का, तो इससे क्या होता है, एबनॉर्मल ग्रोथ ऑफ द बॉडी लीडिंग टू गिगैंटिज्म एंड लो सिक्रीशन ऑफ जीएच रिलीज रिजल्ट्स इन स्टंटेड ग्रोथ रिजल्टिंग इन पिट्यूटरी ड्वार्फिज्म, ठीक है। अगर ग्रोथ हार्मोन्स ज्यादा सिक्रीट होंगे तो उसकी वजह से क्या होगा, उसकी वजह से जो ग्रोथ है वो बहुत एबनॉर्मल सी होगी, जिस कंडीशन को कहा जाता है क्या, ओवर सिक्रीशन को, ठीक है। ओवर सिक्रीशन को आप क्या कहोगे कि इससे जो एबनॉर्मल ग्रोथ हुई है वो कहलाएगी गिगैंटिज्म, और हाइपोसिक्रीशन या लेस सिक्रीशन से, ठीक है, लेस सिक्रीशन से, लो सिक्रीशन से क्या होगी, स्टंटेड ग्रोथ रिजल्टिंग इन पिट्यूटरी ड्वार्फिज्म, ठीक है। ये एक मैकेनिज्म हुआ, ये एक इसका रिजल्ट हुआ ओवर या लेस सिक्रीशन का। एक्सेस सिक्रीशन ऑफ ग्रोथ हार्मोन इन एडल्ट्स स्पेशली इन मिडिल एज कैन रिजल्ट इन सिवियर डिसफिगरमेंट स्पेशली ऑफ द फेस, जिसे एक्रोमेगाली कहा जाता है, ठीक है। क्या मतलब हुआ इस बात का कि अगर जो मिडिल एज में है, ठीक है, इंडिविजुअल यंग वन कि अगर हम बात करें मिडिल एज वाले पर्सन की बात करें, अगर उसके अंदर बहुत ज्यादा सिक्रीशन होता है ग्रोथ हार्मोन्स का, तो उससे क्या होता है, उस एडल्ट की जो फेस है, ठीक है, फेस की जो ग्रोथ उस वक्त चल रही है, मिडिल एज में है तो ग्रोथ अभी चल रही है, तो यहां पर क्या होगा, बहुत ज्यादा डिसफिगरमेंट होगा, बहुत मतलब फेस का जो शेप है, जो नॉर्मल फिगर होना चाहिए, जैसा बनना चाहिए, उससे काफी डिसफिगरेशन होगा, ठीक है, शेप काफी डिस्टॉर्टेड सा बन जाएगा, और इस कंडीशन को एक्रोमेगाली कहा जाता है, विच में लेड टू सीरियस कॉम्प्लिकेशंस एंड प्रीमेच्योर डेथ इफ अनचेक्ड। अगर इसे प्रॉपर डायग्नोस नहीं किया जाए, अगर इसके ऊपर प्रॉपर एक्शन नहीं लिया जाए, प्रॉपर ट्रीटमेंट अगर इसका ना मिले, तो इससे बिल्कुल सडन डेथ भी हो सकती है, ठीक है, सडन डेथ भी इससे हो सकती है, प्रीमेच्योर डेथ भी इससे हो सकती है। एक्रोमेगाली क्या फिनोमिना है जिसमें जो फेस है, स्पेशली फेस की हम बात करते हैं यहाँ पर, कि इसका क्या हो जाता है, कंप्लीटली डिसफिगरमेंट हो जाता है बिकॉज ऑफ द एक्सेस रिलीज ऑफ ग्रोथ हार्मोन इन दैट इंडिविजुअल, ठीक है, एक्सेस रिलीज से ये कंडीशन बनती है, ठीक। अब देखते हैं आगे कि ये जो डिजीज है, हम कह रहे हैं कि टाइमली डायग्नोस से हो सकता है, तो ये कह रहे हैं कि भाई कि ये जो डिजीज है, इट इज हार्ड टू डायग्नोज इन द अर्ली स्टेजेस and often goes undetected for many years until the changes in external features become noticeable। इसके जो भी सिम्टम्स हैं, ठीक है, जब तक वो सच में डिसफिगरमेंट दिखने नहीं लग जाएगा फेस पे, तब तक आप इसे डायग्नोस नहीं करा सकते, तब तक आपको इसके कोई सिम्टम नहीं दिखेंगे, मतलब, ठीक है, इसका ऐसा कोई सिम्टम आपको स्पेशली नहीं दिखाई देगा कि जिससे आप समझ सको कि एक्रोमेगाली होने वाली है। सी, तो अगर इसका जब तक डिसफिगरमेंट ही नहीं दिख रहा है
तब तक आप समझ ही नहीं पा रहे हो तो फिर आप अर्ली डायग्नोस करके ट्रीट करोगे कैसे? ठीक है, डिसफिगरमेंट थोड़ा दिखने लगेगा, उसी से समझ में आएगा कि ये कुछ डिसफिगरमेंट मतलब कोई ऐसी कुछ एबनॉर्मलिटी जो है वो पाई जा रही है, उसके बाद उसको क्या किया जाएगा, फिर टेस्ट किया जाएगा। प्रोलैक्टिन रेगुलेट करता है ग्रोथ ऑफ मेमोरी ग्लैंड्स को और मिल्क फॉर्मेशन को। ठीक है, प्रोलैक्टिन क्या है, लैक्टिन वर्ड से समझ जाओ। देखो जितने भी आपने यहाँ पर हार्मोन पढ़े ना कि ये क्या क्या ऐसे सिक्रीट होता है, तो उन सब के बारे में आपको समझना है कि ये करता क्या है। जैसे प्रोलैक्टिन, TSH, ये सब पढ़ा है आपने, तो इन सब के बारे में समझना है कि कौन क्या करता है। प्रोलैक्टिन के तो नाम से समझ जाओ भाई। ठीक है, कैसे नाम से समझ जाए मैम, ये लैक्टिन वर्ड कहाँ यूज होता है? लैक्टिन वर्ड यूज होता है मैम लैक्टोज के लिए। ठीक है, लैक्टिन वर्ड यूज होता है मैम लैक्टेशन में। बस लैक्टेशन से समझो, ये मिल्क फॉर्मेशन में हेल्प करता है, मेमोरी ग्लैंड की ग्रोथ में हेल्प करता है। ठीक है, जो मैमल्स के अंदर फीमेल्स में जो मेमोरी ग्लैंड्स पाई जाती हैं उनकी ग्रोथ को रेगुलेट करना और उनके अंदर मिल्क को फॉर्म करना, दिस इज द फंक्शन ऑफ प्रोलैक्टिन। बात करें TSH की, TSH क्या है? थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन। ये स्टिमुलेट करता है सिंथेसिस एंड सिक्रीशन ऑफ थायराइड हार्मोन्स को। एंड कहां से होगा इनका सिंथेसिस और सिक्रीशन? तो थायराइड ग्लैंड से होगा, है ना। थायराइड ग्लैंड से इनका सिंथेसिस और सिक्रीशन थायराइड हार्मोन्स का कौन रेगुलेट करेगा? TSH, थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन। ठीक, अब बात करते हैं आगे, ACTH क्या करेगा? ACTH स्टिमुलेट करेगा सिंथेसिस एंड सिक्रीशन ऑफ स्टेरॉइड हार्मोन्स को, जैसे कि ग्लूकोकॉर्टिकॉइड्स फ्रॉम द एड्रेनल कॉर्टेक्स। ठीक है, ACTH स्टिमुलेट करेगा सिंथेसिस एंड सिक्रीशन ऑफ स्टेरॉइड हार्मोन्स। इसका आप पता है क्या करना है, एक टेबल बना लेना कि कौन से हार्मोन ने किस दूसरे हार्मोन के सिंथेसिस और सिक्रीशन को स्टिमुलेट करने का ठेका ले रखा है। ठीक है, बढ़िया सा काम है, एक टेबल बनाना, सिर्फ यहां बनाना कि ये एंटीरियर लोब की है और पोस्टीरियर लोब की, ऐसे करके टेबल बनाना। ठीक है, ऐसी टेबल बनाना, यहां बनाना क्या, ये इसका एंटीरियर लोब, और यहां बनाना नहीं, ऐसे नहीं, यहां लिखना क्या, एंटीरियर लोब वाले, और यहां लिखना पोस्टीरियर लोब वाले। एंटीरियर लोब वाले सारे हार्मोन्स यहां लिखते जाना 1 1 1 1 1 ऐसे करके। ठीक है, 1 2 3 4 5 6 ऐसे करके सारे हार्मोन्स यहां लिखना। सारे हार्मोन्स यहां लिख के अब जो भी है, जैसे कि आपका ये ACTH है, ठीक है, तो इसे यहां लिखा और ये किस हार्मोन के सिक्रीशन और सिंथेसिस को रेगुलेट कर रहा है वो यहां लिख दिया। ठीक है, ACTH लिखा, यहाँ पे ग्लूकोकॉर्टिकॉइड्स लिख दिया फ्रॉम एड्रेनल कॉर्टेक्स, ऐसे करके। तो ये पूरी टेबल बना लेना, आपका सारा का सारा इस चैप्टर का, इस पूरे आज के टॉपिक का जो पढ़ने लायक मटेरियल है ना, वो पूरा एक टेबल में आपको मिल जाएगा। समझ आई बात? अब देखो LH और FSH ये स्टिमुलेट करेंगे गोनाडल एक्टिविटी को, और इसीलिए इन्हें गोनाडोट्रोपिन्स कहा जाता है। इन्हीं का एग्जाम्पल पढ़ा है हमने। मेल्स में LH स्टिमुलेट करता है सिंथेसिस एंड सिक्रीशन ऑफ हार्मोन्स कॉल्ड एज एंड्रोजन्स, जो कि टेस्टिस से रिलीज होते हैं। अभी आपको पता है ये भी पढ़ना है, एड्रेनल ग्लैंड पढ़ना है आपको। ठीक है, आपको टेस्टिस पढ़ना है, ओवेरियन हार्मोन्स पढ़ना है, ये सब कुछ भी आपको पढ़ना है। तो LH और FSH क्या करता है, गोनाडोट्रोपिन्स की एक्टिविटी को कंट्रोल करेगा। LH इनमें से क्या है, LH जो है वो मेल्स में, ठीक है, मेल बॉडी में टेस्टिस से एंड्रोजन्स को रिलीज करवाना, ठीक है, कब करवाना है कब नहीं करवाना है ये रेगुलेट करेगा LH, ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन। अब बात करते हैं आगे, मेल्स में FSH क्या करेगा? मेल्स में FSH एंड्रोजन्स को रेगुलेट करेगा फॉर स्पर्मेटोजेनेसिस। ठीक है, स्पर्मेटोजेनेसिस के लिए एंड्रोजन्स को रेगुलेट करेगा। और फीमेल में ये LH और FSH क्या करेंगे? फीमेल में LH जो है वो ओव्यूलेशन को इंड्यूस कराएगा एक फुल्ली मैच्योर फॉलिकल से, जिसे ग्राफियन फॉलिकल कहा जाता है। ठीक है, इसके लिए आप क्या करना, आप बस एक कहते हैं ना किसी चीज को सिर्फ आप कभी किसी वीडियो को ऐसे ही जनरल नॉलेज के लिए देख लेते हो, तो ये नहीं समझना कि पूरा पढ़ने बैठ रहे हो। जनरल नॉलेज के लिए क्लास 12th का मेरा एक वीडियो निकाल के देख लेना, मेंस्ट्रुअल साइकिल वाला। मेंस्ट्रुअल साइकिल में भी सिर्फ इतना सा फेज देखना, फॉलिकुलर फेज वाला। मेंस्ट्रुअल साइकिल में भी कई सारी फेजेस पढ़ाई हैं क्लास 12th में हमने, तो आप बस वहां पर फॉलिकुलर फेज देखना, आप समझ जाओगे ये फुल्ली मैच्योर फॉलिकल, ग्राफियन फॉलिकल ये क्या है। ठीक है, ये क्या होते हैं, ये ओवरी के अंदर फॉलिकल्स बनते हैं। इन फॉलिकल्स के, इस फॉलिकल के अंदर ही होता है oocyte।
सेकेंडरी oocyte जो रिलीज होता है, जो कि फिर फर्टिलाइज होता है स्पर्म के साथ, फिर ह्यूमन रिप्रोडक्शन की कहानी है पूरी, ठीक है। तो पूरी में हम नहीं उलझते। यहाँ पर इस फॉलिकल को रप्चर करा के ओवम को रिलीज कराने का काम, मतलब ओव्यूलेशन, इसी प्रोसेस को ओव्यूलेशन कहते हैं। ये कौन कर रहा है? इंड्यूस एलएच कर रहा है, ठीक है। मेंटेन करता है कॉर्पस ल्यूटियम को, फॉर्म्ड फ्रॉम द रेमनेंट्स ऑफ द ग्राफिन फॉलिकल आफ्टर ओव्यूलेशन। ओव्यूलेशन के बाद, मतलब oocyte को रिलीज कर देने के बाद, जो ग्राफियन फॉलिकल की मेम्ब्रेन्स और उसका जो बचा खुचा हिस्सा है, उस हिस्से से बनता है एक नया स्ट्रक्चर जो कहलाता है कॉर्पस ल्यूटियम, ठीक है। तो इसके सिक्रीशन को भी फिर ये, इसकी ग्रोथ को भी ये मेंटेन करता है। कौन करता है? एलएच, ठीक है। एक बार जरा बस 10 से 15 मिनट भी नहीं लगेंगे आपको, फटाफट से वो फॉलिकुलर फेज, मेंस्ट्रुअल फेज इतना देख लेना, समझ जाओगे, ठीक। अब एफएसएच क्या करता है फीमेल में? फीमेल में ये ग्रोथ और डेवलपमेंट कराता है ओवेरियन फॉलिकल्स की, ठीक है। ये जो फॉलिकल आप पढ़ रहे हो ना, इन सब का ग्रोथ और डेवलपमेंट फॉलिकुलर फेज में आता है मेंस्ट्रुअल साइकिल की, ठीक है। ये सब मेंस्ट्रुअल साइकिल की कहानी है। मेंस्ट्रुअल साइकिल की फॉलिकुलर फेज में जो फॉलिकल्स का डेवलपमेंट है उसको करवाता है फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं। एमएसएच क्या करेगा? MSH acts on the melanocytes, मतलब मेलानिन कंटेनिंग सेल्स। MSH melanocytes मतलब मेलानिन कंटेनिंग सेल्स पर एक्ट करता है और रेगुलेट करता है स्किन के पिगमेंटेशन को, कि हमारी स्किन का पिगमेंटेशन कैसा होना है ना। नेक्स्ट देखेंगे ऑक्सीटोसिन क्या करता है? इट एक्ट्स ऑन द स्मूथ मसल्स ऑफ आवर बॉडी और स्टिमुलेट करता है उनके कॉन्ट्रैक्शंस को। हमारी बॉडी की स्मूथ मसल्स पर एक्ट करेगा और उन्हें कॉन्ट्रैक्शन कराएगा, ठीक है। फीमेल्स में इट स्टिमुलेट्स vigorous contraction of uterus at the time of childbirth and milk ejection from the mammary gland. फीमेल्स में ये यूट्रस के अंदर वाइग्रस कॉन्ट्रैक्शंस को कराता है। फीमेल्स में देखो, ये आपका पता है, ये वाला पोर्शन पूरी जो जितनी भी अभी आपने 3 से 4 लाइंस पढ़ी है ना, ये पूरी आप क्लास 12th में जो चैप्टर है आपका मेंस्ट्रुअल साइकिल, राइट, रिप्रोडक्शन, ह्यूमन रिप्रोडक्शन, वहां पर अगर पढ़ो तो आपको बहुत ज्यादा समझ आए। यहाँ पर आपको थोड़ा कम समझ आएगा कंपैरेटिवली, बट कोई दिक्कत की बात नहीं है, बस प्रोसेस याद रख लो कि कौन सा हार्मोन कहाँ क्या कर रहा है। यहाँ पर फीमेल्स में इतना आप सबको पता है कि हाँ, मदर अपने वोम में कैरी करती है न्यूबॉर्न को, राइट, जो चाइल्ड है उसे। तो उस चाइल्ड की अगर हम बात करें कि उसको बॉडी से बाहर डिलीवर करने के लिए यूट्रस जिसके अंदर वो है, उस यूट्रस को क्या करना होता है? उसकी वॉल को कॉन्ट्रैक्ट होना होता है। अगर वो सिकुड़ जाएंगी तो यूट्रस में उतनी जगह ही नहीं है अगर उसे रखने की, तो वो क्या होगा? बाहर पुश किया जाएगा, राइट, वो बाहर एक्सपेल हो जाएगा बेबी, और उससे क्या होगा? डिलीवरी ऑफ द बेबी, जिसे पार्चुरेशन कहा जाता है बायोलॉजिकल टर्म्स में, ठीक है। तो फीमेल्स में ये यूट्रस के वाइग्रस कॉन्ट्रैक्शन को कराता है एट द टाइम ऑफ चाइल्ड बर्थ, और जो मेमोरी ग्लैंड है उनसे मिल्क को इजेक्ट कराता है, ठीक है, मिल्क रिलीज कराता है। ये किसका काम हो गया? ऑक्सीटोसिन का काम हो गया, ठीक है, ये ऑक्सीटोसिन का काम हो गया। वैसोप्रेसिन क्या करता है? ये एक्ट करता है मेनली किसके ऊपर? किडनी के ऊपर, और स्टिमुलेट करता है reabsorption of water and electrolytes by the distal tubules and thereby reduces loss of water through urine, जिसे diuresis कहते हो। भाई ये तो हम सबको पता है यार कि किडनी के अंदर क्या होता है। इसके अंदर होता है बहुत 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 लार्ज अमाउंट ऑफ वाटर का रीअब्जॉर्प्शन, राइट। जो फिल्ट्रेट का अमाउंट हमने पढ़ा है, टोटल फिल्ट्रेट कितना बनता है? 180 लीटर्स अराउंड, और जो यूरिन पास होता है डेली वो कितना होता है? एवरेज 1.5 लीटर्स ओनली। तो ये 180 से 1.5 का जो चेंज आया, कैसे आया भाई? ये आया बहुत बहुत ही ज्यादा रीअब्जॉर्प्शन से, जो होता है कहां पर? किडनी के अंदर। किडनी कैसा ऑर्गन है? ट्यूब्यूलर ऑर्गन है, बहुत सारे ट्यूब्यूल होते हैं इसमें, पीसीटी, डीसीटी, हैनलेस लूप, बहुत सारे ट्यूब पढ़े हमने, राइट। तो ये क्या करते हैं? ये करते हैं रीअब्जॉर्प्शन। इस रीअब्जॉर्प्शन को रेगुलेट करने का काम है वैसोप्रेसिन का, ठीक है। इसीलिए इसे कहते हो आप एंटी डायूरेटिक हार्मोन, एडीएच, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं। An impairment affecting synthesis or release of ADH results in the diminished ability of the kidney to conserve water, leading to water loss and dehydration. अगर इस
ठीक है, हार्मोन से कुछ भी इंपेयरमेंट हो जाता है, कुछ भी गड़बड़ी आती है, ठीक है, कोई भी गड़बड़ आती है तो इससे क्या होगा, इस एडीएच के सिंथेसिस और सिक्रीशन में कुछ भी गड़बड़ी आने से जो एबिलिटी है किडनी की ये इतना रीअब्जॉर्प्शन कराने की, ये अफेक्ट हो जाएगी। ठीक है, वो वाटर कंजर्व नहीं कर पाएगी, ये जो रीअब्जॉर्प्शन करके वो पानी बचा रही है ना बॉडी में, नहीं बचा पाएगी। बहुत ज्यादा पानी जो है वो लॉस होगा बॉडी से, बहुत सारा पानी रिलीज होगा, राइट, बहुत सारा यूरिन रिलीज होगा, और इसी से होता है क्या, डिहाइड्रेशन। ठीक है, दिस कंडीशन इज नोन एज डायबिटीज इंसिपिडस। इसी कंडीशन को डायबिटीज इंसिपिडस कहा जाता है। क्या कहा जाता है इसे, डायबिटीज मेलाइटस की बात नहीं कर रही हूं मैं, इंसिपिडस की बात कर रही हूं। ठीक है, तो इसे क्या कहते हो आप, डायबिटीज इंसिपिडस। तो भाई आपने आज जितना पढ़ा, ठीक है, जितने भी सारे आपने ऑर्गन्स पढ़े, हार्मोन्स पढ़े और इन सब की कहानी पढ़ी, अगर आपको समझ आ गई है तो फटाफट से जरा शेयर कर दो अपने सारे दोस्तों के साथ ताकि उन्हें भी समझ में आ जाए। सेशन को लाइक कर दो और कमेंट करके मुझे जरूर बता दो कि आपने पूरा लेक्चर देखा है और आपको समझ आया है। ठीक है, चलो मिलते हैं अब हम नेक्स्ट लेक्चर में। तब तक आपको क्या करना है, तब तक आपको बढ़िया तरीके से पढ़ाई करते रहना है, कंसिस्टेंटली पढ़ाई करते रहना है। और अगर कुछ भी दिक्कत आ रही है, कोई भी सब्जेक्ट, कोई भी टॉपिक, कोई भी लेक्चर आपको चाहिए तो आप फटाफट से प्लेलिस्ट सेक्शन पे जाके सर्च कर सकते हो और अवेल कर सकते हो आप ई बुक्स एंड ई नोट्स को भी। लिंक उसके लिए डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है, जहां से आपको बहुत सारा बढ़िया सा मटेरियल मिल जाएगा। आप सैंपल पेपर के ई बुक्स भी अवेल कर सकते हो। ठीक है, चलो मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में। टिल देन बाय बाय, टेक केयर एवरीवन।